ईरान। ये नाम हम अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में सुनते रहते हैं। कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, कभी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर, तो कभी प्रॉक्सी वॉर को लेकर। ईरान हमेशा चर्चा में रहता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? एक इतनी पुरानी सभ्यता वाला देश आज की मॉडर्न दुनिया के साथ इतने गहरे टकराव में क्यों जी रहा है? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में करीब 100 साल पीछे जाना होगा। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें तेल है, एक जबरदस्त क्रांति है और पावर के लिए एक लंबा कड़वा संघर्ष है। तो इतिहास में गोता लगाने से पहले आइए पहले ये समझ लें कि आज की तारीख में ईरान किन किन मुश्किलों से और किन किन ताकतों से घिरा हुआ है। आज की हालत देखें तो ईरान कई मोर्चों पर एक साथ उलझा हुआ है। एक तरफ वो हमास और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ उसकी दुश्मनी तो दशकों पुरानी है। इसके साथ ही मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए सऊदी अरब के साथ उसकी जबरदस्त होड़ है और इजराइल के साथ तो एक वैचारिक और रणनीतिक टकराव हमेशा ही बना रहता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। बात है 20वीं सदी की, जब ईरान को ईरान नहीं बल्कि फारस यानी पर्शिया कहा जाता था। अब उस जमाने में ईरान की जो लोकेशन थी ना, वही उसकी सबसे बड़ी मुश्किल थी। सोचिए, एक तरफ उत्तर में विशाल रूसी साम्राज्य और दूसरी तरफ पूर्व में ब्रिटिश इंडिया, और दोनों की नज़र थी ईरान के कीमती संसाधनों पर। और ये नंबर 16%, ये उस दौर के शोषण की पूरी कहानी बयां कर देता है। हुआ ये कि जब ब्रिटेन की एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी को ईरान में तेल मिला, तो ईरान को अपने ही देश के तेल से होने वाले मुनाफे का, सोचिए, सिर्फ 16% हिस्सा मिलता था। सारा का सारा बाकी पैसा ब्रिटेन की जेब में। जाहिर है, इस तरह की खुली लूट से ईरानी लोगों के मन में गुस्सा भरता गया। गुस्सा विदेशी ताकतों के खिलाफ और गुस्सा उस राजशाही के खिलाफ भी जिसे ये ताकतें सहारा दे रही थीं। और ये गुस्सा 1953 में एक ज्वालामुखी की तरह फटा। देखिए, हुआ क्या कि ईरान में एक लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री चुने गए, मोहम्मद मुसद्दिक। उन्होंने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब उसे देश की संपत्ति बना दिया। बस यही बात ब्रिटेन और अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने मिलकर CIA और MI6 ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और मुसद्दिक की सरकार को गिरा दिया। और उनकी जगह किसे बिठाया? अपने आदमी शाह को। इसी एक घटना ने ईरान के दिल में पश्चिम के लिए शक का वो बीज बो दिया जो आज एक बहुत बड़ा कड़वा पेड़ बन चुका है। अब आते हैं उस मोड़ पर, उस साल पर, जिसने सिर्फ ईरान को ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में थे ये शख्स, आयतुल्लाह खुमैनी। वो एक शिया धर्मगुरु थे जिन्हें देश से निकाल दिया गया था, लेकिन उनका एक ही सपना था, एक ही मकसद था, एक ऐसा ईरान बनाना जो विदेशी ताकतों के कंट्रोल से आज़ाद हो, जहां राजा का नहीं बल्कि अल्लाह का कानून चले, एक सच्चा इस्लामी गणराज्य। और ये जो बदलाव था ना, वो कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। जरा इस स्लाइड को देखिए। शाह के दौर का ईरान, पश्चिमी पहनावा, अमेरिका से गहरी दोस्ती, और फिर क्रांति के बाद का ईरान, जहां सख्त इस्लामी कानून लागू हो गए और अमेरिका को महान शैतान कहा जाने लगा। जमीन आसमान का फर्क था। और कमाल की बात यह है कि यह सब कुछ हुआ पलक झपकते। मतलब 1979 का साल देखिए। जनवरी में शाह देश छोड़कर भागते हैं, फरवरी में खुमैनी हीरो की तरह वापस आते हैं, और नवंबर तक ईरानी स्टूडेंट्स तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा कर लेते हैं और 52 अमेरिकियों को बंधक बना लेते हैं। बस इस एक घटना ने अमेरिका और ईरान के रिश्तों पर ऐसा ताला लगाया जो आज तक नहीं खुल पाया है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि 1979 की क्रांति ने सिर्फ ईरान के अंदरूनी हालात नहीं बदले, उसने पूरे मिडिल ईस्ट में पावर का गेम ही बदल दिया। सारे नियम नए सिरे से लिखे गए। और इसी क्रांति ने जन्म दिया मिडिल ईस्ट के एक नए कोल्ड वॉर को। अब दो खेमे बन गए। एक तरफ सुन्नी दुनिया का लीडर सऊदी अरब, जो एक राजशाही है और अमेरिका का पक्का दोस्त, और दूसरी तरफ शिया दुनिया का नया लीडर ईरान, जो एक धार्मिक शासन वाला देश है और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन। अब ईरान अपने बड़े बड़े दुश्मनों जैसे अमेरिका या इजराइल से सीधी लड़ाई तो नहीं लड़ सकता था, तो उसने एक बहुत ही चालाक तरीका अपनाया जिसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। इसका मतलब यह है कि वो खुद लड़ने के बजाय दूसरे देशों में अपने समर्थक गुटों को पैसा और हथियार देता है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह को, यमन में हूटी विद्रोहियों को, फिलिस्तीन में हमास को। इससे वो अपने दुश्मनों को परेशान भी रखता है और सीधी जंग से बचा भी रहता है। और आयतुल्लाह खुमैनी के इस एक बयान ने तो आग में घी का काम किया।
जब उन्होंने कहा, हम अपनी क्रांति को पूरी दुनिया में निर्यात करेंगे। ये सुनकर ईरान के पड़ोसी देशों, खासकर राजशाही वाले देशों और पश्चिमी दुनिया के कान खड़े हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं ईरान की ये क्रांति की आग उनके दरवाजे तक न पहुंच जाए। और ये सारी कड़ियां हमें लाकर जोड़ती हैं 21वीं सदी के सबसे विस्फोटक मुद्दे से, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। कई लोग तो इसे ईरान की आखिरी बीमा पॉलिसी यानी इंश्योरेंस पॉलिसी भी कहते हैं। इस चार्ट को देखिए, ये मामला बहुत आसान कर देगा। समझिए, बिजली बनाने के लिए यूरेनियम को सिर्फ 5% तक शुद्ध करना होता है। ईरान इसे 60% तक कर चुका है और बम बनाने के लिए चाहिए 90%। मतलब वो बम बनाने की जो तकनीकी दहलीज है उसके बहुत बहुत करीब पहुंच चुका है। अब इस मुद्दे पर दुनिया साफ साफ दो हिस्सों में बटी हुई है। ईरान का कहना है कि भाई शांति के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना हमारा हक है और ये हमारी सुरक्षा की गारंटी भी है ताकि कोई हम पर हमला ना कर सके। दूसरी तरफ है अमेरिका और उसके साथी देश। उन्हें डर है कि अगर ईरान के हाथ में एटम बम आ गया तो पूरे मिडिल ईस्ट में हथियारों की होड़ मच जाएगी और ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। 100 साल तक विदेशी ताकतों का दखल, एक ऐसी क्रांति जिसने सब कुछ बदल दिया, और फिर दशकों का अकेलापन। इन सब के बाद ईरान जो ये परमाणु ताकत हासिल करना चाहता है, क्या ये सिर्फ दुनिया पर धौंस जमाने की कोशिश है या फिर इस बेरहम दुनिया में खुद को बचाए रखने की एक आखिरी बेताब कोशिश? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास की परतों में ही कहीं छिपा है।